Welcome back to Study Time Anytime. Again, we are continuing the Transfer of Property Act series. Today, we'll read Section 48 Doctrine of Priority. Priority of rights created by transfer. But before we begin, I would like to thank all for caring a lot. Those special comments are very loving for us. Special thanks to Bani Nirankar hai, Smriti Tiwari and Future Talks. So, as always, first of all we'll discuss this MCQ that the presumption of equity pertains to A. Section 45, B. Section 46, C. Section 47 and D. Section 48. तो जिन्होंने ये आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा हमारी वीडियोस कुछ काम कर रही हैं. तो इसका आंसर है ए सेक्शन 45. अरे भाई हर बार उसी सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेंगे ना, रिवीजन करनी भी ज़रूरी होती है. तो रिवीजन के लिए ये आपको एमसीक्यू पूछ लिया. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 48? ध्यान से समझिएगा इस डेफिनेशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूनिक डेफिनेशन है. वो क्या है? वेयर अ पर्सन परपोर्ट्स टू क्रिएट. तो पहला है एक पर्सन. परपोर्ट्स टू क्रिएट बाय ट्रांसफर एट डिफरेंट टाइम्स राइट्स इन और ओवर द सेम immovable property, and such rights cannot all exist or be exercised to their full extent together. Each later created right shall, in the absence of a special contract or reservation binding the earlier transferees, be subject to the rights previously created. तो क्या है, एक बंदा है, वो क्या करता है कि ट्रांसफ़र करता है डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट प्रॉपर्टी के राइट्स को. और फिर से इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, वो है कि प्रॉपर्टी इमूवेबल है, सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलग अलग राइट्स होते हैं. जैसे कि आप ले लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है, दिस इज़ द प्रॉपर्टी. तो इस प्रॉपर्टी पर एक हाउस है यहाँ पर बना हुआ, एक पार्क बना हुआ है यहाँ पर इस एरिया में. तो उसने क्या किया, ये जो पार्क है ये इस प्रॉपर्टी का वो उसके राइट्स दे दिए ए को, इसका जो घर है उसके राइट्स दे दिए बी को, इसमें जो प्रॉपर्टी का साइड ये एरिया बच गया उसको सी को दे दिए, उसमें भी अलग अलग राइट्स दे दिए. जैसे ए को सिर्फ एंट्री का राइट है, बी को ए का रेंट लेने का राइट है. तो इस तरह अलग अलग से राइट्स होते हैं एक प्रॉपर्टी पर. और वो राइट्स एंड सच राइट्स कैन नॉट ऑल एग्जिस्ट, वो सभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते या यूज नहीं ला सकते, एक्सरसाइज्ड टू देयर फुल एक्सटेंट टुगेदर. अब एक साथ उनको यूज नहीं कर सकते. तो ईच लेटर राइट क्रिएटेड, जो राइट बाद में क्रिएट हुआ है, ईच लेटर राइट क्रिएटेड, द राइट शैल बी सब्जेक्ट टू द राइट प्रीवियसली क्रिएटेड. तो जिसका राइट पहले एग्जिस्ट हुआ है उसका वैल्यू ज़्यादा है, जिसका बाद में राइट बना है उसका वैल्यू कम है. तो अगर ए का राइट पहले बना है, बी का बाद में राइट बना है, तो बी के राइट को एक्सरसाइज या उसकी पावर्स को एक्सरसाइज करने से पहले चेक किया जाएगा कि ए के पास कौन सा राइट है. आगे इसको डिटेल में और समझेंगे विद इलस्ट्रेशंस. हाँ, इसमें जो प्रोविज़ो है साथ में वो देख लें
वो ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और रिजर्वेशन, अगर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है तब ये सेक्शन की प्रोविज़ो ये कहती है कि ये प्रीवियसली क्रिएटेड राइट बाइंडिंग नहीं होंगे अगर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है तो। आगे चलते हैं। आगे है कि इस प्रिंसिपल का बेस क्या है, किस आधार पर ये सेक्शन खड़ा हुआ है। तो दिस रूल इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम क्यू प्रायर एस टेम्पोर पोस्टियर एस जूरी, जिसका मतलब है वो ही हुज इज प्रायर इन टाइम इज बेटर इन लॉ, जो पहले आता है लॉ उसको ज्यादा बेटर मानता है। यानी द सब्सिक्वेंट डीलिंग्स बाय द ट्रांसफरर ऑफ द सेम प्रॉपर्टी कैन नॉट प्रिजुडाइज द राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द सेम प्रॉपर्टी प्रायर ट्रांसफर। तो जो बाद में किसी ने अगर कोई राइट्स ले लिए हैं वो पहले बंदे के खरीदे हुए राइट्स को हार्म नहीं कर सकते। द सब्सिक्वेंट डीलिंग्स बाय द ट्रांसफरर ऑफ द सेम प्रॉपर्टी कैन नॉट प्रिजुडाइज द राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। वैसे भी नेचुरल जस्टिस में भी यही है कि अगर किसी के पास पहले राइट्स आए हैं तो उसको एक बार बताना या उसकी एक बार व्यू लेना या उसका राइट का चेक करना ज़रूरी है। If the rights are created in favor of two persons at different times, the one who has the advantage in time should always have the advantage in law. लेकिन ये रूल कब लगता है? This rule applies only to the cases where the conflicting equities are, जहां पर इक्विटीज होती हैं कन्फ्लिक्टिंग कि ये इसका है या उसका है, वो पहले लेगा या ये पहले लेगा, कन्फ्लिक्ट आ जाए इक्विटीज में, वहां पर ये राइट अप्लाई होता है चेक करने के लिए। एक केस लॉ के साथ आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। निहाल चंद वर्सेस नथा सिंह, वेयर अ ट्रांसफरर ट्रांसफर्स द सेम प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ सेवरल ट्रांसफरीज। एक ट्रांसफरर है, उसने मान लीजिए ए ट्रांसफरर है, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है कई ट्रांसफरीज को, वो हो गए बी सी डी ई एफ, कई ट्रांसफरीज को उसने प्रॉपर्टी सेल कर दी। ईच ट्रांसफरी विल टेक द प्रॉपर्टी विद द राइट्स ऑफ द फॉर्मर ट्रांसफरी। It is also based upon the principle that no man can transfer the title other than which he is entitled to. अब ये प्रॉपर्टी ए ने बी को सेल की, बी को राइट दे दिया, मान लीजिए कि वो इस प्रॉपर्टी पर पोजेशन रख सकता है लेकिन ये प्रॉपर्टी को आगे सेल नहीं कर सकता। तो बी अगर सी को, डी को, ई को, किसी को भी अगर आगे सेल करना चाहे तो सेल तो कर नहीं पाएगा, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर कर पाएगा। तो ये केस ये है कि जो सब्सिक्वेंट लीज कैन नॉट प्रिजुडाइज द राइट ऑफ द ओल्ड टीनेंट। पहले अगर किसी को किराए पे दी हुई है जगह, लीज पे दी हुई है जगह, तो बाद में अगर किसी को लीज पे दे देता है वही बंदा जो ऑनर है, तो पुराने किराएदार को, पुराने लीज होल्डर के राइट्स को वो खत्म नहीं कर सकता। प्लस इसमें यह भी बात नोट करने वाली है कि अगर ए ऑनर है और उसने अपने पोजेशन के राइट्स बी को दे दिए हैं तो फिर दोबारा वो ये राइट्स आगे सी को नहीं दे सकता। एक बार बी को राइट दे दिया, अगर वो सी को देता है पोजेशन का राइट, तो उसको पहले बी की परमिशन या बी की अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, उसके बाद सी को ये राइट्स आगे दे सकता है। और अगर इस पॉइंट पर बी या सी का कन्फ्लिक्ट होता है तो पहले बी को प्रायोरिटी दी जाएगी, सी को नहीं दी जाएगी, क्योंकि बी के पास राइट्स पहले आए थे। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशंस। तो कौन सी इलस्ट्रेशंस हैं जो यहाँ पर दी गई हैं एक्ट में, वो हम डिस्कस करेंगे। एक्स mortgages his property to Y.
एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी मोर्टगेज कर दी वाई को 90,000 के लिए एंड देन सेल्स द प्रॉपर्टी टू जेड। उसके बाद क्या किया, पहले तो उसने मोर्टगेज कर दी प्रॉपर्टी 90,000 के बदले, बाद में एक्स ने प्रॉपर्टी जेड को सेल कर दी। अब दो ट्रांसफर हो गए, एक तो मॉर्टगेज हो गई, एक सेल हो गई। नाउ जेड ऑन्स द प्रॉपर्टी बट अकॉर्डिंग टू द लॉ द प्रॉपर्टी इज स्टिल सब्जेक्ट टू मॉर्टगेज। प्रॉपर्टी सेल तो हो गई लेकिन लोन तो उस पे खड़ा है। एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द लोन द मोर्टगेजी कैन कॉज द प्रॉपर्टी टू बी सोल्ड। और अगर वो लोन नहीं उतरेगा, पेमेंट उसकी नहीं आएगी, तो मोर्टगेजी जो या इस केस में वाई है, वो प्रॉपर्टी की सेल करवा सकता है, ऑक्शन करवा सकता है। तो उस केस में क्या हुआ, ये डॉक्ट्रिन प्रूव हो गया, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी, क्योंकि पहले उसने मोर्टगेज की तो मोर्टगेज वाले का राइट पहले है और जिसने परचेज किया उसका राइट बाद में क्रिएट। प्रॉपर्टी वो सेल कर सकता है चाहे दूसरे बंदे ने खरीद ली। इसी तरह सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। एक्स ग्रांट्स अ लीज ऑफ हिज हाउस टू वाई फॉर 2 years। एक्स ने 2 साल के लिए अपनी जगह, अपने हाउस को लीज पे दे दिया वाई को। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ लीज डीड फॉर 1 year, 1 साल जब हो गया लीज डीड को, एक्स ने वो प्रॉपर्टी आगे जेड को सेल कर दी। एक्स सोल्ड द प्रॉपर्टी टू जेड। हियर एक्स हैज ट्रांसफर्ड द सेम प्रॉपर्टी टू पीपल। अब दो तरह के फेर हो गई ट्रांसफर, वन इज लीज एंड सेकेंड इज सेल। द राइट्स ऑफ द पार्टीज कैन नॉट बी enjoyed टुगेदर एज द ओनर एंड द लेसी बोथ हैव द राइट टू पोजेशन ओवर द प्रॉपर्टी। अब दोनों में कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट आ गया। हमने पहले भी डिस्कस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी कहाँ अप्लाई होगा, जहां पर कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट या इक्विटीज आ गई। अब जिसको लीज दी है उसके पास भी प्रॉपर्टी का पोजेशन रखने का राइट है, कब्जा रखने का राइट है, एंड द वन हु हैज परचेज द प्रॉपर्टी ही ऑल्सो हैज द राइट टू पोजेशन। तो क्या करें, अब सेक्शन 48 यहां पर लागू होगा। जो बाद में खरीदार है, द सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी विल टेक द प्रॉपर्टी विद द राइट ऑफ द फॉर्मर ट्रांसफरी। तो मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि पोजेशन पहले किसका पास रहेगा, वाई के पास या जेड के पास। जिसके पास लीज है वो वाई है और जिसने प्रॉपर्टी को खरीदा है वो जेड है। आगे चलते हैं। अब रूल जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी है उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे क्या है। फर्स्ट एक्सेप्शन इज वेयर इन प्रायर ट्रांसफर द प्रोसीजर लेड आउट बाय लॉ विच इज कंपल्सरी इज नॉट फॉलोड। पहला जो डॉक्ट्रिन का पहला जो एक्सेप्शन है वो ये कहता है कि अगर कोई पहले ट्रांसफर हुआ था लेकिन उस ट्रांसफर में लॉ के द्वारा बनाया गया प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, laid out by law has not been followed while the first transfer। तो जहां पर पहला ट्रांसफर था, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे एग्जांपल दी है जैसे कि लीज की जगह की, लीज की, तो लीज का रूल है कि अगर 1 साल से ज्यादा की लीज है तो डेट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। लेकिन रजिस्टर उसने की नहीं, बाद में वो प्रॉपर्टी जिसकी लीज की गई थी उसकी सेल हो गई। तो उस केस में क्या होगा कि रजिस्ट्री जो लीज है वो अनरजिस्टर्ड होने की वजह से लॉ की कंडीशन को फॉलो नहीं की गई। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी वहाँ लागू नहीं होगा क्योंकि सेल जो है वो रजिस्टर्ड डीड है। तो प्रोसीजर के हिसाब से लीज को रजिस्टर करवाना ज़रूरी था, वो करवाया नहीं गया। इसलिए यहाँ पर अगर लॉ को फॉलो नहीं किया जाता फर्स्ट ट्रांसफर के टाइम पर, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को, तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी है वो लागू नहीं होगा। सेकंड इसमें जो एक्सेप्शन है वो है वेयर द सब्सिक्वेंट ट्रांसफर और द सेकंड ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय वर्च्यू ऑफ द कोर्ट।
अब अगर कोई राइट कोर्ट के द्वारा क्रिएट किया गया है, उस केस में जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी है वो लागू नहीं होगा। If the court has ordered for subsequent transfer, then the subsequent transfer would be preferred over the prior transfer and the rights of subsequent transferee would be given preference over the prior transferee. थर्ड यहाँ पर है एस्टॉपल। अब ये क्या है? If the prior transferee is aware of the subsequent transfer, जिसके पास पहले ट्रांसफर हुआ था वो हो गया प्रायर ट्रांसफरी, उसको नॉलेज है, वो अवेयर है बाद के ट्रांसफर के रिगार्डिंग, तो उस केस में एस्टॉपल आ जाएगा, यानी रोक लग जाएगी किसको? प्रायर ट्रांसफरी को। पहले जो खरीदार है उसको, वो अगर उसकी नॉलेज में है सेकंड जो ट्रांसफर हुई है, तब वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी की एक्सेप्ट जो रूल है उसका एंजॉयमेंट नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी नॉलेज में थी सेकंड जो ट्रांसफर हुई। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने लीज वाला केस डिस्कस किया था इलस्ट्रेशन में, एक बंदे के पास लीज है, बाद में सेल कर दी गई प्रॉपर्टी, तो लीज होल्डर ने अगर उस सेल डीड में अपनी कंसेंट दी है या एज ए विटनेस वो पेश हुआ है, तो उसकी नॉलेज में आ गई सेल कि जिस प्रॉपर्टी की लीज उसके पास है उसकी सेल हो गई है, उस केस में वो प्रायोरिटी की डॉक्ट्रिन लागू नहीं होगी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसमें है साल्वेज चार्जेस। साल्वेज चार्जेस क्या होते हैं? द साल्वेज चार्जेस आर द अमाउंट पेड टू प्रोटेक्ट द एनकम्बर्ड प्रॉपर्टी फ्रॉम द लॉस और डिस्ट्रक्शन। सच अमाउंट्स आर रिकवरेबल पेएबल इन प्रायोरिटी टू ऑल अदर चार्जेस। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए सिंपली कि अगर कोई प्रॉपर्टी लोन पर है और लोन पर होने के बाद भी लोन पर है, तो कोई भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि बैंक्स के लोन जैसे के होते हैं वो सिक्योर्ड लोन होते हैं, तो बैंक्स के अगर किसी का प्रायर राइट ट्रांसफर के बाद क्रिएट होता भी है, लेकिन जो प्रॉपर्टी एनकम्बर्ड है वहां पर बैंक को ही पहले पेमेंट होगी। मान लीजिए एक ही प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, अब इस प्रॉपर्टी पर को गिरवी रख के इसने बी से 10 लाख रुपए ले लिए, 10 लाख। अब बाद में इसने बैंक से लोन लिया इसी प्रॉपर्टी पे, अब बैंक से भी इसने 10 लाख रुपए ले लिए। अब उस केस में क्या होगा? पहले लोन लिया था बी से, बाद में लिया था बैंक से, लेकिन यहाँ पर जो लोन पहले चुकाया जाएगा वो बैंक का चुकाया जाएगा। The salvage charges are the amount paid to protect the encumbered property from loss or destruction। तो जिस प्रॉपर्टी को जिसको लोन पर दिया गया है उसको सेव करने के लिए लॉस से अगर कोई चार्जेस लगते हैं तो उनकी रिकवरी पहले होगी। सच अमाउंट्स आर रिकवरेबल पेएबल इन प्रायोरिटी। नेक्स्ट एक्सेप्शन है इसमें नोटिस। बिकॉज ऑफ द फ्रॉड, misrepresentation or negligence of the prior mortgagee, a person gets induced and advances money on the security of mortgage property. Then that person, the subsequent mortgagee, would be given the priority over the prior mortgagee। तो अगर एक बंदे ने 2 लोन ले लिए, पहले एक बैंक से ले लिया मान लीजिए SBI से, फिर बाद में दूसरे से ले लिया मान लीजिए PNB से, तो जो बाद में जिससे लोन लिया गया है PNB से उसको नोटिस नहीं दिया गया, फ्रॉड के कारण, मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण, नेग्लिजेंस के कारण, तो उस केस में पहले पैसे किसके चुकता होंगे? जिससे बाद में लोन लिया है, PNB के पहले होंगे और SBI के बाद में होंगे। Having notice means either being familiar with the fact or the person is unaware of the fact
because of his own gross negligence. If there were no negligence on his part, he would be familiar with the facts. तो जहाँ पर अगर नोटिस है तो फिर तो वो फैमिलियर है। आगे है सेक्शन 50 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट का, इसमें क्या रोल है? ये भी एक तरह की एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है। सेक्शन 50 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कैटेगरीज ऑफ द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स relating to the land to take effect against unregistered documents. Hence, it gives the holder of a subsequently registered deed priority in respect of his deed over the holder of an earlier unregistered deed not being compulsory registrable. तो इसके जैसा हमने पहले भी पढ़ा है एग्जाम्पल, सिमिलर ही है ये। वो ये है कि अगर मान लीजिए एक प्रॉपर्टी की विल कर दी किसी ने, प्रॉपर्टी है उसकी कर दी विल, अब विल जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, दूसरी एक और विल कर दी, ये विल जो है ये रजिस्टर्ड है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? ये रजिस्टर्ड नहीं है तो इसको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, जो रजिस्टर्ड है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। यही कहता है सेक्शन 50 के इट गिव्स होल्डर ऑफ सब्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड डीड, चाहे वो विल बाद में हुई, डीड बाद में हुई, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पर, चाहे वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पहले एग्जीक्यूट किया हुआ हो। तो दिस इज सेक्शन 50 रोल इन क्रिएटिंग एन एक्सेप्शन इन द डॉक्ट्रीन ऑफ प्रायोरिटी। ये केस लॉ में आपको बताना चाहूँगा। In ICICI Bank Limited versus Sidco Leathers Limited and others, the applicability of Section 48 in case of companies was questioned. It was held that there does not exist any provision in the Companies Act which provides that the provision of Section 48 of Transfer of Property Act would not be applicable in relation to the affairs of the company. तो यहाँ पर क्या है कि क्या कंपनीज पर ये सेक्शन 48 लागू होता है? तो ये कहा गया कि इट वॉज हेल्ड दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रोविजन विच प्रोवाइड्स दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 48 वुड नॉट बी एप्लीकेबल। कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो ये कहे कि सेक्शन 48 लागू नहीं होता, कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कंपनीज के ऊपर भी सेक्शन 48 लागू होता है। अब एक और कंसेप्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, डेट इज इक्वालिटी ऑफ पार्टीशन या ओवेलिटी। तो मैं आपको समझाऊंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में डिमांड करेंगे कि इसको परस्यू किया जाए, इसको भी समझाया जाए, तो ये भी आपको आगे पढ़ा दिया जाएगा। तो ये है हमारी वीडियो का एंड। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो थैंक्स टाइप कर दीजिए, और आपके अच्छे कमेंट पढ़ के ही हमारी टीम जो है वो बहुत ही प्रोत्साहित होती है। और थैंक्स अ लॉट कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन आपने दबा दिया है, लाइक कमेंट आप रेगुलर कर रहे हैं। तो इसी तरह हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।